अगले सप्ताह सुहानी और माधव की शादी की सालगिरह का भव्य आयोजन शहर के सबसे महंगे एलीट रेजिडेंसी होटल में किया गया था। पूरा हॉल जगमगा रहा था और शहर के उच्च वर्गीय लोग वहां मौजूद थे। हर कोई महंगे कपड़े और हीरे जवाहरात में सजा था। अलका जी सुहानी के साथ बीच में खड़ी थीं, चेहरे पर एक दिखावटी मुस्कान लिए हुए, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी खलिश थी। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। भले ही उन्होंने केशव और पारुल को अपमानित करके आने से मना कर दिया था, पर एक माँ का दिल उन्हें वहां देखना चाहता था। शायद इसलिए ताकि वो लोगों को दिखा सकें कि उनका बड़ा बेटा भी आया था। जैसे जैसे पार्टी जोर पकड़ने लगी, लोगों की निगाहें केशव के परिवार को खोजने लगीं। एक धनी व्यवसायी की पत्नी श्रीमती खन्ना ने अलका जी से पूछा, अलका जी, आपके बड़े बेटे केशव जी और बहू पारुल जी नजर नहीं आ रहे? पिछली बार आपकी किटी पार्टी में मैंने उन्हें देखा था। बहुत सादगी से रहते हैं। अलका जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत बात संभाली। अरे वो लोग, उन्हें अचानक कुछ काम आ गया। केशव आजकल अपनी नौकरी में बहुत व्यस्त है। वैसे भी ऐसे बड़े समारोहों में उन्हें आने की आदत नहीं है। उन्हें सादगी बहुत पसंद है। सुहानी ने तुरंत जोड़ा, हाँ, और आप तो जानती हैं, आर्थिक परिस्थितियां भी तो देखनी पड़ती हैं। ये पार्टी इतनी महंगी है कि उसने जानबूझकर वाक्य अधूरा छोड़ दिया ताकि लोग अपने आप निष्कर्ष निकाल लें कि केशव गरीब होने के कारण नहीं आया। ये सुनकर कुछ लोगों ने दया से तो कुछ ने उपहास से अलका जी की ओर देखा। अलका जी को पहली बार लगा कि वो खुद कितनी बेबस हैं। उन्हें याद आया कि केशव ने कहा था, हम आपको शर्मिंदा करने के लिए सालगिरह में नहीं आएंगे, और आज उनकी अनुपस्थिति ही सबसे बड़ी शर्मिंदगी बन गई थी। उसी रात अपने 2 कमरों के शांत घर में पारुल ने केशव से पूछा, आपको जरा भी दुख नहीं हुआ कि हम उस जश्न का हिस्सा नहीं बन पाए? केशव ने पारुल के कंधे पर हाथ रखा। दुख, हाँ, थोड़ा होता है, पर सोचो अगर हम वहां जाते तो हमें झूठे दिखावे का हिस्सा बनना पड़ता। माँ हमें वहां ले तो जाती, पर सिर्फ इसलिए ताकि वो तुम्हें सुहानी की दया पर मिली साड़ी पहनाकर अपनी शान में 4 चांद लगा सकें। उस हॉल की महंगी हवा में भी अपमान की बू आती पारुल। हम यहाँ कम में हैं पर चैन से हैं। हमारा स्वाभिमान किसी भी महंगे होटल की पार्टी से बड़ा है। पारुल ने संतोष की सांस ली। आप सही कहते हैं, मुझे बस चिंता है कि माँ जी वहाँ कैसी होंगी। माँ अब हमारी माँ नहीं रही पारुल, अब वो सिर्फ माधव की माँ है, केशव ने भारी मन से कहा। पार्टी के बाद अलका जी पूरी तरह से माधव और सुहानी के आलीशान बंगले में रहने लगी थीं। पहले कुछ दिन तो उन्हें लगा कि उन्होंने सही निर्णय लिया है। बड़ा घर, नौकर, महंगी चीजें, पर जल्दी ही इस चमकदार पिंजरे का सच सामने आ गया। माधव और सुहानी अपनी कारपोरेट लाइफ और सोशल पार्टीज में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपनी माँ के लिए 1 मिनट का समय निकालना मुश्किल हो गया। सुबह माधव दफ्तर के लिए भागता, सुहानी अपने जिम और ब्यूटी सेशन के लिए निकल जाती। अलका जी नौकरों के बीच अकेली रह जाती। शाम को दोनों देर रात लौटते, थके हुए। अलका जी अगर बात करने की कोशिश करती तो माधव कहता, माँ सुबह बात करेंगे, बहुत स्ट्रेस में हूँ, और सुहानी तुरंत अपने फोन पर व्यस्त हो जाती। अलका जी को अब पहली बार उस छोटे शांत घर की याद आई जहाँ पारुल हर काम पूछ कर करती थी, जहाँ केशव काम से लौटकर उन्हें 1 कप गर्म चाय खुद बनाकर देता था। उन्हें याद आता कि कैसे अंशुल और राघव शाम को उनके साथ छोटी छोटी कहानियां सुनने के लिए जिद करते। उन्हें महसूस हुआ कि इस बड़े घर में हर सुविधा है पर अपनापन नहीं है। वो अब घर की मालकिन नहीं बल्कि बस एक अतिरिक्त सामान थी। 1 महीने बाद अलका जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें तेज बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। जब माधव सुबह तैयार होकर दफ्तर जाने लगा तो उन्होंने कराहते हुए कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे डॉक्टर को दिखा दे। माधव ने घड़ी देखी और बेरुखी से कहा, माँ आज मेरी बहुत जरूरी बोर्ड मीटिंग है, आप नौकरानी से कहिए वो आपको 1-2 गोली दे देगी। अगर कल तक ठीक नहीं हुआ तो देखेंगे। सुहानी ने कमरे में आकर अलका जी के चेहरे पर झुंझलाहट देखते हुए कहा, मम्मी जी प्लीज, आपको पता है कि हम कितने व्यस्त रहते हैं। ये छोटी मोटी चीजों के लिए हमें परेशान मत कीजिए। अभी हमारे पास समय नहीं है।
आप कुछ दिन आराम कीजिए और टैबलेट खा लीजिए, बुखार ठीक हो जाएगा। अलका जी को लगा कि उनके गाल पर किसी ने थप्पड़ मार दिया है। जिस बेटे की दौलत पर उन्होंने अभिमान किया, उसने बीमारी में उनका हाथ तक नहीं थामा। उन्हें याद आया कि जब केशव के पिता बीमार हुए थे तो केशव ने रात दिन उनकी सेवा की थी। एक दोपहर सुहानी ने अपने हाई प्रोफाइल किटी ग्रुप को घर पर लंच के लिए बुलाया। अलका जी, जो उस समय थोड़ी थकी हुई थी और पुरानी सादी कॉटन की साड़ी पहने एक कोने में बैठी थी, उन्हें देखकर सुहानी की एक दोस्त ने फुसफुसाते हुए उनके बारे में पूछा तो सुहानी ने तुरंत अपने चेहरे पर नकली संवेदनशीलता लाते हुए कहा, ओह, ये माधव की दूर की एक रिश्तेदार हैं जो गांव से आई हैं। जरा भोली हैं और पुराने ख्यालों की हैं। हम इन्हें थोड़ा आराम देने के लिए लाए हैं। आप इन पर ध्यान मत दीजिए, ये हमारे स्टाइल स्टेटस से मैच नहीं करती। सुहानी के ये शब्द अलका जी के कानों में गर्म शीशे की तरह पिघल गए। जिस छोटी बहू को उन्होंने बड़ी बहू से बेहतर समझा, उसने आज अपने स्टेटस के लिए उन्हें एक अजनबी, एक दूर की रिश्तेदार बता दिया। उनकी आंखें भर आईं। उन्हें केशव का चेहरा याद आया, जिसने कहा था, मेरा परिवार उतरन पहनने के लिए नहीं है। अलका जी को पहली बार अपने जीवन के सबसे बड़े पाप का एहसास हुआ। रात को जब अलका जी का बुखार बहुत तेज हो गया और उन्हें कंपकपी छूटने लगी तो उन्होंने रोते हुए माधव के कमरे का दरवाजा खटखटाया। माधव, बेटा, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास। माधव ने झटके से दरवाजा खोला। उसकी आंखें नींद से लाल थीं। माँ, प्लीज, ये आपने क्या नाटक लगा रखा है? मुझे कल सुबह एक प्रोजेक्ट पर बात करनी है। मुझे सोने दीजिए। आप नौकर को बुला लीजिए। ये सुनकर अलका जी टूट गईं। उन्हें लगा कि वो अपने ही घर में अपने ही बेटे के लिए एक असहनीय कष्ट बन गई हैं। वो लड़खड़ाती हुई अपने कमरे में लौटी और रोते रोते केशव को फोन लगाया। केशव, बेटा, मेरी जान निकल रही है। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। मुझे इस महल में नहीं रहना, ये जेल है बेटा, मुझे बचा लो। केशव ने माँ की आवाज में दर्द को महसूस किया। उसने तुरंत पारुल को बताया। बिना एक पल सोचे वो उसी रात टैक्सी लेकर अपनी माँ को लेने पहुंच गया। जब केशव माधव के बंगले में घुसा तो माधव और सुहानी सो रहे थे। अलका जी को ठंड और बुखार से कांपते देख केशव का गला भर आया। उसने माँ को ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया और इलाज शुरू हो गया। अगले दिन पारुल भी भागी भागी हॉस्पिटल में पहुंच गई। उसने देखा कि माँ के चेहरे पर नाराजगी का कोई भाव नहीं था। माँ जी, आपकी इतनी तबीयत खराब थी और आपने हमें बताया भी नहीं। माधव और सुहानी कहाँ है? उन्होंने आपकी सुध क्यों नहीं ली? कहते हुए उसने अलका जी को सहारा दिया और तुरंत उन्हें बिस्तर पर लिटाया। अलका जी ने पारुल का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पारुल, मुझे माफ कर दे, मैं कितनी अभागी हूँ। मैं पीतल को सोना समझ बैठी और सोने को कचरा। तुमने मुझे निस्वार्थ प्यार दिया और मैंने तुझे क्या दिया? उतरन। केशव ने मुझे स्वाभिमान सिखाया पर मैंने उसे ठुकरा दिया। माधव ने मुझे दौलत तो दी पर प्यार, सम्मान और अहमियत कभी नहीं दे पाया। वो भी घमंड में अंधा हो गया। माँ जी, अब बस, आप हमारे साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। हमारे पास धन दौलत और सुख सुविधाओं की भले ही कमी हो माँ जी, पर दिल में बहुत बड़ी जगह है। हमारे पास आपको चकाचौंध वाली जिंदगी तो नहीं मिलेगी, पर आदर सम्मान पूरा मिलेगा। और मैं समझती हूँ कि सुखी शांत जीवन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होता। पारुल ने उनकी आंखों से आंसू पोंछे। इतने में केशव डॉक्टर को बुला लाया। अलका जी ने ठीक होने में समय लिया, पर पारुल की निस्वार्थ सेवा और केशव की देखभाल ने उन्हें जल्दी ठीक कर दिया। उन्हें अब पूरी तरह समझ में आ चुका था कि परिवार, सम्मान और सच्चा प्यार ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है, ना कि दौलत। अलका जी को अब हर दिन ये महसूस होता था कि वो अब तक सच्चाई से कितनी दूर थीं। जैसे ही अलका जी ने माधव का घर छोड़ा, उस घर से मानो लक्ष्मी रूठ गई हो। ठीक 2 महीने बाद एक भयानक खबर आई। माधव एक बड़े बैंक फ्रॉड और गबन के आरोप में फंस गया। वो अपनी कंपनी के लाखों रुपए अवैध रूप से निवेश करके अपनी शानो शौकत बनाए रखता था। जब ये बात खुली तो उसकी नौकरी चली गई और उस पर कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई।
उनका सारा बैंक बैलेंस, गहने और यहाँ तक कि आलीशान बंगला भी जब्त हो गया। माधव और सुहानी, जो ऊंचे स्टेटस के आदी हो चुके थे, महल से सड़क पर आ गए। उनका घमंड और दिखावा पल भर में मिट्टी में मिल गया। वे अब किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। इसके विपरीत केशव ने नौकरी छोड़ दी थी और पूरी लगन और ईमानदारी से अपना खुद का काम शुरू कर लिया। शुरुआत में उसने बहुत छोटे स्तर से काम शुरू किया, पर एक दिन अचानक उसे एक बड़ा सरकारी ठेका मिल गया। ये ठेका पूरी तरह से उसकी मेहनत, ईमानदारी और नेक नियति का परिणाम था। अलका जी के सच्चे मन से दिए गए आशीर्वाद ने उसके काम को पंख लगा दिए। केशव का काम अभूतपूर्व गति से बढ़ने लगा। कुछ ही वर्षों में उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा और सुंदर घर खरीदा। इस घर में एसी भी थे, लेकिन सबसे बढ़कर खुशियां और शांति थी। एक धूप वाली सुबह अलका जी अपने नए बड़े घर के बगीचे में बैठी थीं। पारुल उनके लिए चाय लेकर आई। माँ जी, चाय लीजिए, पारुल ने प्रेम से कहा। अलका जी ने चाय का कप लिया। उनकी आंखों में अब गहरी शांति थी। पारुल, अब मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल गया है, अलका जी ने कहा। मैंने धन दौलत को ईश्वर मान लिया था, पर देखो, माधव ने सब कुछ खो दिया क्योंकि उसने अपनी माँ का अपमान किया, और केशव ने सब कुछ पाया क्योंकि उसने स्वाभिमान और परिवार के साथ साथ मुझे भी सर्वोपरि रखा। इतने में केशव ने उनको आकर बताया कि माधव पर गबन का आरोप साबित हो गया है और किसी भी वक्त उसे जेल की सजा हो सकती है। सुनकर दोनों को गहरा धक्का लगा। माँ तो लगभग रोने लगी। आखिर माँ थी, बच्चे कितना भी बुरा करें, उसकी ममता कभी खत्म नहीं होती। लेकिन केशव ने उन्हें हौसला दिलाया और कहा, मेरी एक बड़े वकील से बात हो गई है। हम इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बेटा, सुहानी कहाँ है? माँ, सुहानी अपने मायके चली गई थी, लेकिन भाभीियों ने उसे वहाँ रहने नहीं दिया, तो वो अब एक कमरे में किराए पर रह रही है और एक छोटी सी नौकरी कर रही है। माँ ने रोते हुए आसमान की ओर देखा और बोली, बस ईश्वर, उन दोनों को उनके कर्मों की काफी सजा मिल गई। अब बस कर, सब कुछ ठीक कर दे प्रभु। पारुल उठ खड़ी हुई और केशव से बोली, देखो, सुहानी इस वक्त बहुत मुसीबत में है। उसे इस समय अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। चलो चलकर उसे यहाँ ले आते हैं। आखिर परिवार का मतलब भी तो यही होता है कि मुसीबत में एक दूसरे को सहारा दें। तुम ठीक कह रही हो पारुल, चलो। ठीक 2 घंटे बाद वो दोनों सुहानी और उसके थोड़े से सामान के साथ लौट आए। अलका जी और पारुल ने सुहानी को गले से लगा लिया। सुहानी की आंखों से लगातार पश्चाताप के आंसू बह रहे थे और हाथ बार बार माफी की मुद्रा में जुड़े जा रहे थे। अलका जी ने आकाश की ओर देखा और कहा, दौलत आती जाती रहती है, ये महल भी नश्वर है, लेकिन जो घर प्रेम, सम्मान और स्वाभिमान की नींव पर बनता है, उसे दुनिया की कोई भी आंधी गिरा नहीं सकती। जिसने माँ बाप के प्यार और अपने आत्मसम्मान में भेद किया, उसने सिर्फ अपनी ही बर्बादी का रास्ता चुना। कुछ दिनों बाद केशव की अथक भागदौड़ और पहुंच रंग लाई और लगभग 1 साल बाद माधव बरी हो गया। अब की बार उसने मेहनत और ईमानदारी से काम शुरू कर दिया। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको रोज़ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।